Hello students, good evening. Dear friends, in previous classes in the chapter of partnership account fundamental, part 1, part 2, part 3 and part 4 have been completed. Students, part 1 में और part 2 में जहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद पार्टनरशिप डेट ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पर हम लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में क्लास 3 या पार्ट 3 में आपको बताया गया है। इसी तरीके से मैटर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 4 में बताया गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है और ये टॉपिक आपका है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज जो क्लास नंबर 5 है या पार्ट 5 है, इसमें आपको सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया जाएगा। ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को वीडियो या क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और अगर आप लोग का इंस्पिरेशन अगर हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ हम लोग अपने जो टेक्नोलॉजी है इसको भी बढ़ाएंगे और लाइव क्लास के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि लाइव क्लास भी हम लोग ऑपरेट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जो आपको बताया जाएगा, इसके पहले क्लास 11 में एक चैप्टर जो पढ़ाया जाता है जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ बुक में इसको फाइनल अकाउंट भी बताया जाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट से कुछ ना कुछ रिलेशन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। एंड डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आप इसको फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाने के स्टूडेंट्स हमारे दो मेन मोटिव होते हैं। पहला मोटिव टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और दूसरा मोटिव होता है कि हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करें। तो दूसरा मोटिव हमारा होता है फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दो मेन मोटिव होते हैं आपके, प्रॉफिट या लॉस पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन हम पता करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डियर फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिसको आप कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं आप इसको? इनकम स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए भी एक स्टेटमेंट आप बनाते हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता है, बहुत बार आप सुने होंगे, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछा जाए कहीं भी कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम स्टेटमेंट, तो कम से कम इतना तो आप बता ही सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच प्रिपेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। एंड इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि बैलेंस शीट इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which prepare at the end of financial year to know the financial position of the business. Dear friends, one more thing I want to discuss with you. किसी भी स्टूडेंट से जो पिछले 4 साल से 5 साल से या 10 साल से पढ़ रहा है, अगर स्टूडेंट अच्छा भी है, अच्छा है, तो पूछा जाएगा कि बेटा बताइए बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। तो
तो बड़ा से बता देते हैं सर बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाए। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं कि फाइनेंशियल पोजीशन होता क्या है, क्या आप उसमें पता करते हैं। तो बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन का सीधा सीधा मतलब है, फाइनेंशियल पोजीशन की जगह हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी हमारे पास क्या है और क्या पे करना है। यही बात आप फाइनेंशियल पोजीशन में पता करते हैं। क्या है का मतलब हमारे पास कितने की एसेट है और हमको पे क्या करना है, यानी हमारी लायबिलिटी क्या है। ये अलग बात है कि हमारे जो एसेट का टोटल है और लायबिलिटी का टोटल है वो दोनों बराबर होता है। एक और बात भी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये सारे बच्चे लगभग समझते हैं बैलेंस शीट, अगर वो कहीं भी सुने हैं पहले से, बनाए हैं 1-2 क्वेश्चन में भी, उनको टीचर बता देते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट का टोटल इक्वल होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत कम ऐसे बच्चे या टीचर भी डिस्कस करते हैं कि भाई बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी और एसेट का टोटल इक्वल क्यों होता है, उसका क्या रीजन है। तो कुछ ऐसे भी इसका आंसर देते हैं कि अच्छा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड और ये सब चीजें, ऐसा है नहीं। डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक जो लॉजिक आता है, आप जानते हो बैलेंस शीट हमारा जो है लायबिलिटी और एसेट का ही स्टेटमेंट होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक बात है। लेकिन हमारे पास हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट होंगे वो परचेज तो किया होगा कहीं ना कहीं से, तो जो भी एसेट हमारे पास है, या तो बिजनेस का जो ओनर है उसने अपना पैसा लगाकर वो एसेट परचेज किया है बिजनेस के लिए, और या किसी बाहरी लोगों से, आउटसाइडर से लोन वगैरह लेकर उस एसेट को परचेज किया गया। तो एसेट हमारे पास जो भी बिजनेस में है उसके दो ही रीजन है, या तो बिजनेस का इंटरनल सोर्स है यानी ओनर फंड है, वहां से एसेट क्रिएट किए गए हैं, परचेज किए गए हैं, या तो हम बाहरी लोगों से उधार लेकर या लोन लेकर, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, वहां से एसेट खरीदे गए हैं। ये दो ही सोर्स हैं। तो जो इंटरनल सोर्स से एसेट खरीदे गए हैं, जिसको हम बार बार बोल रहे ओनर फंड यानी कैपिटल, और कैपिटल से इक्विवेलेंट जैसे प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, और जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर में जो नॉन करेंट लायबिलिटी या करेंट लायबिलिटी दोनों आ जाएंगे। तो यही रीजन है कि हमारे एसेट के पीछे कोई ना कोई इंटरनल लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी जरूर होता है। इसीलिए बैलेंस शीट में टोटल एसेट विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये हमेशा होता है अगर कोई पीछे अकाउंटिंग एरर नहीं है तो। अब हमको फिर अपने पीएल एप्रोप्रिएशन की तरफ आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इसके दो मेन मोटिव होते हैं, टू नो प्रॉफिट और लॉस एंड सेकेंड इज टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब बच्चों, प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए जब इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस किस तरह की है। ये बिजनेस एनपीओ है यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका प्राइमरी मोटिव सर्विस यानी सोशल वेलफेयर होता है, समाज का भला करना ही उनका प्राइमरी उद्देश्य होता है, और सेकेंडरी प्रॉफिट होता है। ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्लब है, ट्रस्ट है, ये सब आपके एनपीओ है। और दूसरा होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस जिसका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट और सेकेंडरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। बट डिफरेंट पॉइंट should be always kept in mind कि no any business can be survive only for the motive of profit or only for the motive of service। दो मोटिव तो जरूर होते हैं बिजनेस के, केवल चक्कर प्राइमरी और सेकेंडरी का है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच प्राइमरी मोटिव इज प्रॉफिट, डेफिनेटली सेकेंडरी इज सोशल वेलफेयर और सर्विस। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बेसिकली आपके होते हैं तीन तरह के। एक आपका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी ऐसा बिजनेस
जिसका ओनर केवल एक ही पर्सन होता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप, जो आप लोग अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। और तीसरा होता है आपका कंपनी। एंड डियर फ्रेंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट बनाता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आपका होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो एक और कंफ्यूजन भी आप दूर कर लीजिए। ऐसा देखा गया है कि सारे राइटर, चाहे वो डी के गोयल हो या एस सी शर्मा है या आर एस सिंघल है या गिरवाल साहब है, एक क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर मेंशन करते हैं, सिलेबस में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन एक कहीं किसी बुक में नहीं देखा गया है कि वो ये भी मेंशन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ओनरशिप। एक्चुअली में क्लास 11 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग पढ़े हैं वो सोल ओनरशिप का पढ़े हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाए हैं। जबकि पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट बनाती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड पीएल अकाउंट और थर्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आज क्लास या पाठ 5 में आपको समझना है इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा भी जाता है कि क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारी फर्में बनाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बी मेंटेन बाय पार्टनरशिप फर्म। इसी तरह से आपके नॉलेज के लिए और ये भी आपको अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं तो कंपनी का भी इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए आगे पढ़ाया जाएगा। कंपनी अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट बनाती है वो सिंगल पार्ट में होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। इसके बाद आपको समझना है और एक क्लास लेवल में आपको जानना भी चाहिए, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो मोटिव होता है, हम अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने का जो मोटिव होता है वो हम अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने के लिए करते हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो मोटिव होता है बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस डिविजिबल प्रॉफिट को पता करने के लिए हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए आप याद रखिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर पूछा जाए व्हाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर, तो बड़ा सिंपल सा 4 वर्ड का आंसर है, टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये आपका हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट जो क्लास 11 से ही रिलेटेड है। अब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझना है। उसके पहले अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल अकाउंट या व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए ऐसा कोई भी अकाउंट जिसको बनाने का मोटिव बिजनेस के किसी ना किसी तरह के प्रॉफिट या लॉस को ही कैलकुलेट करना है। ये अलग बात है कि आप कहीं ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, कहीं नेट प्रॉफिट बोलते हैं, कहीं डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। आगे के चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप वहाँ पढ़ेंगे, तो फिर आपको बताया जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो मोटिव होता है वो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। उसके बाद आप अपने क्लास 12 के सिलेबस में ही पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में, जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे होंगे तब वहाँ आपका रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। वहाँ आपको टीचर बताएंगे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं ताकि रियलाइजेशन पर प्रॉफिट या लॉस हम पता कर पाए। इसी तरह से आप में से जो स्टूडेंट ऊपर के क्लास में जाएंगे, सीए है या सीएस है या बीकॉम के क्लास में, वहाँ पर आपको ब्रांच अकाउंट पढ़ाया जाएगा। और कहीं से भी आपको टीचर ने बताया कि भाई ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं या बनाना है या सीखना है आपको, ताकि हमको पता चल पाए कि ब्रांच पर प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो एक लाइन का,
ऐसा कोई भी अकाउंट जिसको बनाने का मोटिव बिजनेस का किसी तरह के प्रॉफिट या लॉस को ही कैलकुलेट करना है, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। यानी अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट या ब्रांच अकाउंट, आगे के और क्लासेस में डिपार्टमेंटल अकाउंट भी आप पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा अकाउंट जिसको बनाने का मोटिव प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ऑल अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, देन दिस पॉइंट मस्ट बी कंसिडरेबल। अब इसके बाद आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले एक बात और भी दिमाग में डालिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, तो इतना तो आप जान ही चुके हैं कि इसमें से किसी भी अकाउंट को बनाने का मोटिव प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या आप दिखाएंगे, जिस चीज के लिए आप बकायदा एडमिशन ले रहे हैं, यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं, और जिनको आप बोलते हैं वेजिटेबल वेंडर, दिस पर्सन इज इलिटरेट, वो तो रोज प्रॉफिट या लॉस निकालना है बच्चे, वो रोज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको बस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, खर्चे और बिजनेस से रिलेटेड आपको रेवेन्यू या इनकम पता होना चाहिए, और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब एक इलिटरेट पर्सन अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते समय क्या करता है कि उसके खर्चे जो है एक साइड में लिखता है और जो रेवेन्यू या इनकम है उसको दूसरे साइड में लिखता है, और दोनों को आपस में कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालता है। तो फिर हम और अलग क्या कर रहे हैं, हम भी बिजनेस के खर्चे या लॉस को एक साइड में लिख रहे हैं और रेवेन्यू या इनकम को दूसरे साइड में लिख रहे हैं। बस आप अकाउंट्स में केवल बोल दे रहे हैं कि वो साइड डेबिट है और क्रेडिट है, यानी खर्चे या लॉस को डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, रेवेन्यू या इनकम को क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, बस केवल इतना ही फर्क है। तो अगर आपसे बोला जाए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, खर्चे दिखाते हैं और इनकम दिखाते हैं। ये भी कॉमन है कि खर्चे डेबिट साइड में ही दिखाते हैं और इनकम क्रेडिट साइड में ही दिखाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे दिखाते हैं और इन्हीं अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप रेवेन्यू या इनकम दिखाते हैं। तो सॉर्टिंग का एक प्रॉब्लम है केवल कि किस खर्चे को हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, जो आपको यहाँ अपने इस क्लास में जाना है, क्योंकि खर्चे तो ट्रेडिंग में भी जाते हैं और खर्चे पीएल में भी जाते हैं। तो किस तरह के खर्चे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे और किस तरह की इनकम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। तो अब हम आते हैं आपके जो मेन टॉपिक है आज का, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे तरीके से आप समझते तरीके से। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट, उसको सबसे पहले हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और अब आप देखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बना दिए प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। फिर आप इसको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। ये आपका हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट डेबिट साइड के लिए अमाउंट का कॉलम हो गया और ये बच्चों हो गया क्रेडिट साइड में अमाउंट का कॉलम। तो जैसा कि अभी बताया गया आपको कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आपको पीएल अकाउंट का जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट वो ट्रांसफर कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्रेडिट साइड में या कॉलम होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप दिखा दिए बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का मतलब यहाँ पर केवल नेट प्रॉफिट से ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो एंट्री है यहाँ पर बाय पीएल अकाउंट लिखना चाहिए। अब इसके बाद ये तो क्लियर है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको खर्चे ही दिखाने हैं और क्रेडिट साइड में इनकम दिखाना है। अब किस तरह के खर्चे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि दिखाना है आपको डेबिट साइड में ही। तो याद रखिए, ऐसा कोई भी आइटम जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है,
लेकिन इस खर्चे का पेमेंट किसी आउटसाइडर को नहीं करते, हम पार्टनर को ही करते हैं। हम नहीं, सॉरी, बिजनेस पार्टनर को ही करती है। तो ऐसे खर्चे को जो पार्टनर को ही कनेक्ट करते हैं, ये सारे खर्चे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये लाइन जब भी स्टूडेंट को बताया जाता है, इस लाइन से बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं बात को, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है नहीं। इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी आपको इस क्लास में हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो कि ऐसे खर्चे, ऐसा आइटम जो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, लेकिन वो हम दे रहे हैं पार्टनर को ही। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म देती है और मिलता है पार्टनर को। ये हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिए। इसी तरह से शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर पार्टनर सैलरी, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी अगर दिया जा रहा है तो दे रही है फर्म, दे रही है फर्म और मिल रहा है पार्टनर को। ये भी आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से पार्टनर बोनस, पार्टनर को बोनस दे रहा है। इसी तरह से पार्टनर को कमीशन दे रहा है। इसी तरह से अगर प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कहाँ करते हैं? रिजर्व में। वो भी बाद में पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या कर सकते हैं। तो ये भी आपका चला गया ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके साथ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। बिजनेस के लिए है इनकम, लेकिन ये हम लेते हैं पार्टनर से, यानी पार्टनर से इनकम आता है फर्म के पास। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके बाद आपको क्या करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कर देना है। मान लेते हैं क्रेडिट का टोटल 1 लाख आ रहा है और डेबिट में जो कुछ भी आइटम है, मान लेते हैं सबका टोटल ये आ रहा है 40,000, 40,000 रुपए। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1 लाख और डेबिट का टोटल आ रहा है मान लेते हैं 40,000। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड और डेबिट साइड का मतलब खर्चे वाला साइड। तो 1 लाख इनकम है और 40,000 रुपए खर्चा है, सिंपल सी बात है। 60,000 रुपए, 60,000 आपका प्रॉफिट है जो डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी ये 60,000 पार्टनर में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो भी आपके पास 60,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, इसको पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। मान लेते हैं 3 पार्टनर है, सपोज करिए 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, और इनके बीच में प्रॉफिट रेशियो है 3:1। मान लेते हैं 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, और इनका प्रॉफिट रेशियो है 3:1। 60,000 रुपए प्रॉफिट को एक्स, वाई और जेड में 3:1 में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक्स के पास आ जाएगा 30,000, वाई के पास आ जाएगा 20,000 और जेड के पास आ जाएगा 10,000। तो बच्चों ये आपका हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो आगे 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी अगर आप समझ लेते हैं तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आराम से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और आप समझ लें, जो हम पहले बता रहे थे कॉन्सेप्ट इसका कुछ और है। कॉन्सेप्ट याद करिए आप, क्लास नंबर 3 पार्ट 3 में आपको बताया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। जरा गौर करिए, इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। ये वर्ड यहाँ भी आ रहा है एप्रोप्रिएशन। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन, जितने भी आइटम आप दिखा रहे हैं आप, इन सबको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही हम ट्रीट करते हैं जनरल। यानी इस आइटम, यानी पार्टनर सैलरी हो गया या पार्टनर बोनस हो गया या पार्टनर कमीशन हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले से भी आपको पता है अगर फर्म को प्रॉफिट होता है
तभी ऐसे खर्चे को अलाउ किया जाएगा सामान्य रूप से, जनरल। अगर पार्टनर चाहे, अगर पार्टनर आपस में कंसेंट है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे पार्टनर सैलरी या पार्टनर बोनस या पार्टनर कमीशन है, इन सारे आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, तो फिर इस आइटम को आप पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% से ज़्यादा स्टूडेंट जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जैसे ही पूछा जाए कि भाई बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इनकम स्टेटमेंट में कहाँ दिखाते हैं, किस अकाउंट में दिखाते हैं, या पार्टनर सैलरी कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर बोनस कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर कमीशन कहाँ दिखाते हैं, फटाक से कोई भी बिलिंग डिफरेंस सब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, जनरली इन आइटम को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाया जाता है। बट इफ पार्टनर्स वांट टू ट्रीट दीज काइंड्स ऑफ आइटम एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन डियर स्टूडेंट्स, these item will be debited in PL account, not in PL appropriation account. अब आपको दो तीन जो टेक्निकल टर्म्स है इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। अगर आपसे पूछा जाए, आप में से बहुत सारे बच्चे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले पढ़े भी होंगे, पढ़ लिए होंगे, चाहे नहीं पढ़े होंगे, तो पूछा जाए PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले जनरली बच्चे क्या PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या है, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना है आपको प्रॉब्लम में कि क्वेश्चन में जो PL अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया है, जो नेट प्रॉफिट जैसा है, क्या वो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर एक्चुअली में रियलिटी में अगर वो नेट प्रॉफिट है, कोई उसमें गलती नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर उसको रख लीजिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस शो कर रहा है एक्चुअली में वो नेट प्रॉफिट नहीं है और आप उसको बाय मिस्टेक नेट प्रॉफिट समझ बैठे और उसी गलत नेट प्रॉफिट को उठाकर आप यहाँ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्लेस कर दिए, उसके बाद सारे आइटम को अगर आप सही भी करोगे तो भी आपका डिविजन प्रॉफिट को गलत आना ही आना है, यानी आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जज करिए कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया है, वो सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो पहले आप उसको सही कर लीजिए। कैसे समझेंगे कि गलत है? बड़ी सिंपल सी बात है, केवल दो चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसा कोई भी आइटम जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, ध्यान देना है आपको कि अगर वो आइटम एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होना चाहिए, जैसे जो आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, मैनेजर कमीशन हो गया या इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये दो आइटम आपको क्वेश्चन बुक्स में मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ और भी हो सकते हैं बहुत आइटम, डेप्रिसिएशन हो सकता है, बैड डेब्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, इस तरह के और भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी आइटम जो एक्सपेंसेस नेचर का है, खर्चा है, लेकिन PL अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं गया और आप नेट प्रॉफिट निकाल लिए हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट गलत है। सही करने के लिए उस खर्चे को नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए। या ऐसा कोई भी आइटम जो अभी बता रहे हैं जनरली बुक में नहीं होता है, ऐसा कोई भी आइटम जो रेवेन्यू या इनकम नेचर का है और वो PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था और बाय मिस्टेक उसको PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया गया, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये सारे ऐसे आइटम है जो इनकम के नेचर का होता है और इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में होना चाहिए, यानी इनकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। और इस आइटम को अगर PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप नहीं दिखाए हैं, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय एज इनकम इंक्लूड नहीं किए हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए नेट प्रॉफिट में। दूसरी बात, ऐसा कोई भी आइटम जिसको हम जनरली PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर बोनस है, पार्टनर कमीशन है, ये सारे आइटम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। यानी PL अकाउंट के बाद जब हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जनरली ये आइटम जाते हैं। अगर PL नेट प्रॉफिट निकालते समय ही, यानी PL अकाउंट बनाते समय ही इन आइटम को हम PL अकाउंट में ही दिखा चुके हैं, या नेट प्रॉफिट निकालते समय इन आइटम को हम प्रॉफिट में से माइनस कर चुके हैं, जो कि जनरली होना नहीं चाहिए, तो भी जो प्रॉफिट आया है वो गलत आया है।
अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट सही करने के लिए उस आइटम को ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है तो पहले आपको उसको रेक्टिफाई कर लेना होगा। उसके लिए आप चाहें तो पीएल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं और उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए जो भी करना है, जो आपको बताया गया। इसके बाद दूसरी बात, आप देख रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग जनरली पार्टनर कमीशन भी दिखाते हैं अगर वो डिट में है तो, या फिर मैनेजर कमीशन भी एक आइटम है। मैनेजर कमीशन अगर अवॉइड किया गया है तो नेट प्रॉफिट निकालते समय मैनेजर कमीशन को हम माइनस करते हैं। इसी तरीके से पार्टनर कमीशन जनरली हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन पहले हम कैलकुलेट करेंगे तब ना दिखाएंगे। तो कभी भी याद रखो, चाहे मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर कमीशन हो, अगर कमीशन कभी भी आपको प्रॉफिट पर निकालना है तो हमेशा याद ध्यान से देखेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा। तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है, यही पर आपको हम बता दे रहे हैं नोट करके, अगर कभी भी कमीशन निकालना है पार्टनर कमीशन या मैनेजर कमीशन, और अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तब इस केस में कमीशन का जो आपका फॉर्मूला हो जाता है, कमीशन इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। रिक्वायर्ड प्रॉफिट का मतलब जिस प्रॉफिट पर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि आपको इस प्रॉफिट पर कमीशन निकालना है। अब अगर क्वेश्चन में बोला नहीं नेट प्रॉफिट का पर कमीशन निकालना है तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट आप रख लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर कमीशन देना है, तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो रिक्वायर्ड प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और पार्टनर सेल कमीशन देना है, तो फिर उसके हिसाब से रिक्वायर्ड प्रॉफिट आपका चेंज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन होता है, बाकी रेट बाई 100 आप लगा देंगे अगर बिफोर चार्जिंग है तो। इसी तरह से अगर यही आपका आफ्टर चार्जिंग है, अगर आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मिस्टर बी या मिस्टर सी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात कर रहा है तो आपका कमीशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जो आपको बताया गया ऐसे वैसे ही करना है, इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। यानी अगर 10% है तो आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रॉफिट इंटू 10 बाई 110 हो जाएगा 110, क्योंकि यहाँ पर क्या है 100 प्लस रेट। तो इसको भी आप दिमाग में याद रखेंगे। अब एक थर्ड पॉइंट आपका है गारंटी। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो गारंटी आपको जनरली जो राइटर है और डीके गोयल साहब वो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में गारंटी पर क्वेश्चन दिए गए हैं 10-12 क्वेश्चन। हालांकि गारंटी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही पार्ट है। मान लेते हैं आप इसी एग्जांपल में यहाँ 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। ध्यान से आपको समझेंगे गारंटी को। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। एक्स वाई एंड जेड और इनका रेशियो है 3:1। जो आपको एग्जांपल दिया जा रहा था, मान लेते पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाए, क्रेडिट का टोटल 1 लाख है और डेबिट का टोटल 40,000 है और आपका डिविजन प्रॉफिट आ गया 60,000। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला गया है कि एक्स ने जेड को या वाई ने जेड को या एक्स और वाई दोनों ने मिलकर जेड को एक गारंटी दिया हुआ है कि जेड का प्रॉफिट
8,000 8,000 से कम नहीं होगा। फिर बोलेंगे सर अब क्या करें? तो क्या करोगे भाई, इसको तो ऑलरेडी 10,000 मिला है, तो यहाँ इस गारंटी का कोई मसला बनता नहीं है। मतलब क्या है कि अगर 8,000 से कम जेड को अगर प्रॉफिट में इसका शेयर आता, तब एक्स या वाई या दोनों मिलकर जेड को अपने प्रॉफिट से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑलरेडी जेड को 10,000 मिल रहा है, तो यह गारंटी जैसी कोई ट्रीटमेंट होना नहीं है। लेकिन अगर मान लेते क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि जेड का मिनिमम प्रॉफिट 12,000 12,000 से कम नहीं होगा, जबकि हमारे पास जो डिविजन प्रॉफिट है वो 60,000 है, जिसको एक्स वाई जेड तीनों में जब हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 30,000 30,000 20,000 और 10,000 ये आ रहा है, जबकि एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि जेड को 12,000 से एक्स में से 2,000 कम कर दीजिए, यानी एक्स को मिलेगा केवल 28,000। इसी तरह से अगर मान लेते हैं, सपोज करिए डिविजिबल प्रॉफिट मान लेते हैं आ रहा है 60,000 रुपये, प्रॉफिट रेशियो है 3:1 और एक्स और वाई दोनों मिलकर गारंटी दिए हैं कि जेड को 12,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप अभी पीछे एक्सप्लेनेशन में देख रहे थे कि 60,000 को जब 3:1 में आप बांट रहे हैं तो एक्स को 30,000, वाई को 20,000 और जेड को 10,000 आ रहा है, जबकि यहाँ एक्स और वाई दोनों मिलकर गारंटी दिए हैं कि जेड का प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं होगा। तो बड़ी सीधी बात है कि जेड के प्रॉफिट में 2,000 तो प्लस होगा, तो जेड के प्रॉफिट में तो 2,000 हम प्लस कर दिए, इनका हो गया 12,000। और ये भी सिंपल सी बात है कि 2,000 एक्स और वाई दोनों में से कुछ न कुछ माइनस होगा, तो कितना माइनस होगा? तो शुरुआत में ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाता है कि बताओ 2,000 रुपये एक्स और वाई दोनों में से कितना कितना माइनस होगा, तो ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं सर बराबर इक्वल जो है सैक्रिफाइस करेंगे एक्स और वाई। ऐसा नहीं है, एक्स और वाई के बीच में जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3 और 2, तो 2,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो आ जाएगा 1,200 और 800। तो एक्स में से 1,200 और वाई में से 800 माइनस हो जाएगा, यानी 30,000 में से 1,200 रुपये एक्स में से माइनस होगा और इसमें से 800 माइनस होगा। तो ये जो गारंटी था ये था पार्टनर ने पार्टनर को दिया। देखो बेटा गारंटी 3 तरह के होते हैं, पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दिया, जनरली बुक में नहीं दिया जाता है। इसके बाद एक दूसरे तरह की गारंटी होती है जिसमें पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है। जैसे मान लेते हैं फर्म का नेट प्रॉफिट 90,000 है, 90,000 रुपये, और कोई पार्टनर एक्स है, एक्स ने फर्म को गारंटी दी है कि फर्म का नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगा, जबकि फर्म का नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 90,000 ही है, 90,000 ही हो रहा है। फर्म का नेट प्रॉफिट हो रहा है केवल 90,000, 90,000 ये आ रहा है 90,000, और कोई पार्टनर है एक्स, उसने गारंटी दी हुई है कि फर्म का नेट प्रॉफिट 1,00,000 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में 10,000 आपका और जब चला जाए तो 1,00,000 हो गया, और जो 10,000 जो जा रहा है वो एक्स के कैपिटल से आप इसको ट्रांसफर करेंगे बाय एक्स कैपिटल, यानी इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी 10,000 रुपए एक्स के कैपिटल से आप चार्ज कर लिए। तो ये आपका जो गारंटी था ये था पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया। इसके बाद एक तीसरी गारंटी होती है जिसमें फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है। अब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि फर्म का नेट प्रॉफिट, सपोज करिए फर्म का नेट प्रॉफिट मान लेते हैं केवल 10,000 रुपये है, केवल 10,000 रुपये है, और जेड को गारंटी मिली हुई है, एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर है, 3:1 में जेड को गारंटी मिली हुई है कि जेड को 50,000 रुपये से कम प्रॉफिट नहीं देना है। तो बड़ी सीधी बात है कि अगर हमारे पास 10,000 प्रॉफिट है और जेड को 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट में हिस्सा देना ही देना है, तो आप जब जेड को 50,000 रुपये प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे जो कि देना ही देना है, तो आप यहां जेड को 50,000 गारंटी मिला है तो आपने दे दिया। अब रिजल्ट क्या हुआ, डेबिट का टोटल 50,000 है, वो क्रेडिट का टोटल है 10,000, 50,000 और आप क्रेडिट वाले
साइड में भी 50,000 दिखा दिए। 50,000 में से 10,000 आपका, तो ये जो 40,000 रुपये जो लॉस है इसको एक्स और जेड में जो इनका रेशियो है जो भी बताया गया था 3:1, यानी एक्स और वाई में 3 और 2 के रेशियो में, सॉरी 3 और 2 के रेशियो में एक्स और वाई में इस 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 और 2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये लॉस आ जाएगा 24,000 एंड 16,000। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में जो इस चैप्टर में आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका पार्ट 6, उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहेंगे हम कि अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है और अगर कोई डाउट भी है तो फिर आप उसको कमेंट में जरूर बताइए, तो फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को और ज़्यादा क्लियर कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।